मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल, बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का अध्याय 4 आपको पढ़ा रहे हैं। युगों का दौर। युगों के दौर से तात्पर्य अब देखते हैं, ये एक ऐतिहासिक युग रहा है और हर युग में युग से तात्पर्य है कि जो जो राजा, जिन लोगों ने हमारे यहाँ, हमारे देश में जिन हिस्सों पर शासन किया है और जो शासक रहे हैं, उन्हीं के नाम से वो युग बन गया। जैसे आप देख रहे हैं, युगों के दौर के अंतर्गत कि गुप्त शासन, तो ये गुप्त वंश एक युग था, एक दौर था इनका। तो इसमें इन्होंने देश की बागडोर, देश के जिस क्षेत्र में, जिस भाग में अपना शासन किया, अपना आधिपत्य जमाया, तो वो कैसा रहा। जैसे लिखा, गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। उनकी राष्ट्रीयता, राष्ट्र के प्रति उनकी भावना, उनकी कर्मठता, उनके कर्तव्य, उनके कार्यकलाप, ये सब कैसे रहे। उन्होंने राष्ट्र को क्या दिया, और साम्राज्यवाद, उनका साम्राज्य कैसा रहा, शासन कैसे किया, राज्य किस तरह चलाया, जनता के किन किन हितों का ध्यान रखा, कौन कौन सी मुसीबतों का, परेशानियों का, विपत्तियों, आपत्तियों का सामना किया, किन किन के आक्रमणों को बर्दाश्त किया, किन से युद्ध किया, कहाँ हाथ हारे, कहाँ जीते, है ना। तो ये सब चीजें आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ। इससे पूर्व मौर्यों का साम्राज्य था। जब अवसान का मतलब होता है समाप्ति, डूबना या छिपना। जब मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली, तो शुंग युग आ गया, शुंगों का दौर आ गया, है ना। शुंग वंश के लोगों ने किया, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। भारत के बहुत छोटे क्षेत्र पर था। दक्षिण में बड़े राज्य भर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक बाक्ट्री या भारतीय यूनानी फैल गए थे। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक पर हमला किया। ये मेनांडर के नेतृत्व का मतलब, मेनांडर उसी समय एक जो राजा था, उसने पाटलिपुत्र तक पर हमला किया, किंतु उसकी हार हुई। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा। बच्चों, हमारा भारत जो है वो सुसंस्कृत है। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक पर हमला किया, किंतु उनकी हार हुई। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा, वह बौद्ध हो गया। तो बच्चों, हम बता रहे थे कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, जो भारतीय चेतना है, तो ये बहुत उदार है और यहाँ का वातावरण भी लोगों को प्रभावित करता है। कोई भी यदि यहाँ आता है तो यहीं की संस्कृति में खो जाता है और भारतीय संस्कृति को अपनाता है और इसी में जज्ब हो जाता है। तो वो स्वयं भी, उस पर इसका जब प्रभाव पड़ा तो उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और वो बौद्ध हो गया। वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो मेनांडर था, किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी ख्याति बढ़ी। बौद्ध आख्यानों में उसकी लोक प्रसिद्धि लगभग एक संत के रूप में हुई।
जो बौद्धों के आख्यान होते हैं, व्याख्यान होते हैं, तो उसमें उसकी लोक प्रसिद्धि यानी लोगों में उसकी इतनी प्रसिद्धि हुई, वो एक संत के रूप में जो है प्रकट हुआ। तो भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेस नगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है जो हेलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में, भारत के मध्य प्रदेश में सांची नामक एक स्थान है बेस नगर में, वहां पर ग्रेनाइट है पत्थर की। ग्रेनाइट पत्थर का नाम बच्चों आपने सुना होगा, पेंसिल इत्यादि उससे बनाई जाती है ना। तो ये हेलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। इसका समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी है और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा हुआ है। इसमें हमें उन यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है जो सरहद पर आए थे और भारतीय संस्कृति को जज्ब कर रहे थे। जज्ब करना माने भारतीय संस्कृति को अपने आप में मिला लेना, समाहित कर लेना। जज्ब माने मिल जाना उसी में। तो भारतीय संस्कृति को अपने आप में वो मिला रहे थे। मध्य एशिया में शक, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है सीदियन, इन्हीं को कहा गया शकों को। तो लोग, शक लोग यानी सीदियन लोग, आक्सस ब्रैकेट में अक्षु, ये एक नदी का नाम है ना, अक्षु नदी मध्य एशिया में नदी की घाटी में बस गए थे। और युइची सुदूर पूरब से आए। अब ऐसे लोग हैं जिनका नाम आप सुनना भी कभी नहीं होगा, युइची है ना, ये सुदूर पूरब से आए और इन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। जो शक लोग थे, जो आपने पढ़ा सीदियन लोग थे जो पढ़ रहे हैं आप, ये क्या हुए, बौद्ध हो गए आधे इनमें और कुछ लोग हिंदू हो गए। तो युइचियों में से एक दल कुशाणों का भी था। इन्हीं में से कुशाण लोग, कुशाणों का नाम तो आपने सुना ही होगा, उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया। उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ा। शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। इसके बाद कुशाणों ने पूरे भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम किया। इसी को हम युगों के दौर में जो कह सकते हैं, कुशाण युग भी कह सकते हैं बच्चों, है ना। तो कुशाणों ने अब जो बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य किया, ये इनका साम्राज्यवाद हो गया, है ना, और यही कुशाण युग कहलाएगा। तो उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन अधिकांश लोग बौद्ध हो गए। कुशाणों में से अभी आपने पढ़ा, कुछ लोग हिंदू हो गए और कुछ लोग उसमें से बौद्ध हो गए। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क और बौद्ध कथाओं का भी नायक है। जो प्रसिद्ध शासक था कनिष्क, है ना, राजा कनिष्क का नाम आपने सुना होगा, जिनमें उसके महान कारनामों और सार्वजनिक कामों का जिक्र आता है। बहुत बड़े बड़े काम उसने किए और सार्वजनिक कामों को भी बहुत अंजाम दिया। उसके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राज्य धर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था, जिसमें जरथुष्ट्र के धर्म का भी योगदान था। अब ये जरथुष्ट्र जो आप देख रहे हैं, ये धर्म, इसका भी योगदान था। अब ये भी आपने कभी नहीं सुना होगा, है ना, जरथुष्ट्र, तो उसका भी योगदान बहुत अधिक था। ये सरहदी सूबा जो कुशाण साम्राज्य कहलाया, उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसके निकट था। वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का एक स्थान बन गया। यहाँ भारतीयों की मुलाकात सीदियनों, युइचियों, ईरानियों, बाख्तरी यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। ये विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती थीं। इनके अलग अलग
संस्कृतियां होती, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग खान पान, अलग अलग तरह की सब चीज थी। तो वो ये सब एक दूसरे से जब इनका मेल जोल हुआ, मिले जुले, तो वो संस्कृतियां इनकी प्रभावित हुई। एक दूसरे ने एक दूसरे की संस्कृति को अपनाया। ये विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती थी। इनके आपसी प्रभावों के परिणाम स्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया। क्योंकि प्रत्येक में, हर किसी में कुछ न कुछ तो विशेष होता ही है। तो वो मूर्तिकला के प्रेमी थे, चित्रकला में पारंगत थे। ये एक नई और सशक्त शैली ने जन्म लिया। इतिहास की दृष्टि से इसी जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए और 64 ईस्वी में यहां चीनी राजदूत आए। उस समय चीन से भारत के जो तोहफे मिले उसमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे तूरफान और कूचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ। जो बच्चों देखिए, इसमें चीन का नाम आ रहा है। चीन से भारत के जो पहला संपर्क हुआ, इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं आज चीन की क्या स्थिति है हमारे देश में, विश्व भर में, दुनिया भर में चीन ने अपने आप को किस तरह से साबित किया है, किस तरह से हमारे सामने प्रकट किया, जिसकी मार हम अभी तक झेल रहे हैं, कोरोना। आज वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। किसी समय हमने उससे मित्रता की, हम मिले उससे, और उसने तोहफे में हमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ भेजे। तो अच्छे संबंध, और वो संबंध होते हैं, लेकिन किसी भी कारण से, चाहे कैसे भी सही, उसने अपना आधिपत्य भारत में जमाया और आज उसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है और वो सभी देशों का दुश्मन है, बना हुआ है। जो युद्ध की स्थिति बनाए हुए है। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तूरफान और कूचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ। कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया। अब जब कुषाण काल तो ये जो है बौद्ध धर्म में बटा और उसके भी दो हिस्से हुए, एक महायान और दूसरा हीनयान। दो हिस्सों में बट गया। उन दोनों के बीच मतभेद उठ खड़े हुए, महायान में और हीनयान में। अब जब वो अलग हुए, बटे, यानी बौद्ध धर्म से दो और धर्म बन गए, संप्रदाय बन गए, तो इसका मतलब मतभेद तो होगा ही। जब हमारी बात से आप सहमत नहीं हैं तो हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं, इसलिए अपना अपना अलग अलग मत लेकर के, विचार लेकर के अलग हो जाते हैं। तो उन दोनों के बीच जो मतभेद खड़े हुए, भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे। इन बहसों में सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे। इन विवादों में एक नाम सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ता है। ये नाम नागार्जुन का है। जो नाम आप देखते हैं, नागार्जुन का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना। नागार्जुन का नाम है, जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए। उनका व्यक्तित्व बड़ा महान था। वे बौद्ध शास्त्रों के, भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई। महायान के ही सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ। लंका और बर्मा, वर्तमान श्रीलंका और म्यांमार, जिसको हम बोलते हैं बर्मा, यानी श्रीलंका और म्यांमार, हीनयान को मानते रहे। कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया। वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए। भारतीयकरण मतलब भारत में पूरी तरह से उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपना लिया, वो भारतीय हो गए उनको, तो उन्होंने भारतीय संस्कृति के वो संरक्षक, पूरी तरह से पूर्ण रूप से हिंदू। तो फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतर्धारा उनके शासन के खिलाफ बराबर चलती रही। अंतर्धारा माने अंदर से धारा फूट रही थी, अंदर से विरोध उत्पन्न हो रहा था। बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ तो ईसा की चौथी शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया।
एक दूसरे महान शासक ने, जिसका नाम भी चंद्रगुप्त था, है ना, चंद्रगुप्त, नए हमलावरों को मार भगाया और एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य कायम किया। यही गुप्त वंश कहलाया, है ना, इसी को गुप्त वंश कहा गया। तो ये विशाल साम्राज्य उन्होंने अपना कायम किया। इस तरह बच्चों 320 में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हुआ। इसी को गुप्त साम्राज्य युग, जो युगों के दौर के अंतर्गत ये एक युग प्रारंभ, कुषाण काल यानी कुषाण युग के बाद ये गुप्त युग प्रारंभ हुआ। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए। अगर युद्ध की स्थिति बनी तो उन्होंने युद्ध भी किया और शांति की स्थिति रही तो शांतिपूर्ण साम्राज्य किया। दोनों ही तरह से वो सफल हुए। लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोधी भावना को जन्म दिया और देश के पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय तत्वों को मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो विदेशी तत्व यहाँ घुल मिल गए थे, बाहर से आए हुए विदेशी कौन, दूसरे देश के लोग जो यहाँ आकर के घुल मिल गए थे भारत में, उन्हें स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति ये ऐसी है, हर किसी को अपना लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर जो है सर्व धर्म संप्रदाय सब एक ही हैं, तो सबको समान आदर से देखा जाता है, तो उन्हें स्वीकार कर लिया गया। लेकिन हर नए आने वाले को प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा और पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सजातीय राज्य कायम करने का प्रयास किया गया। लेकिन क्रमशः इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी थी जो इनके स्वभाव के विपरीत थी। आरंभ में जब आर्य यहाँ उस स्थान पर आए जिसे उन्होंने आर्यवर्त या भारतवर्ष कहा, आपने पढ़ा है आर्यों का आगमन प्रारंभ में पढ़ा है, तो जब वो आए तो उन्होंने क्या कहा, आर्यवर्त या भारतवर्ष कहा था। तब भारतवर्ष के सामने समस्या ये थी कि इस नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे कायम किया जाए, है ना, मेल जोल कैसे कायम किया जाए, तालमेल कैसे बैठाया जाए। भारत ने इस स्थिति का सामना करते हुए मिली जुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत बुनियाद पर निर्मित एक स्थायी हल प्रस्तुत किया। उसे दूसरे विदेशी तत्व यहाँ आए और जज्ब होते गए, आते गए और इसी में मिलते गए। लेकिन समय समय पर अजीब रस्मों रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उसे हिला दिया। वह इन हमलों का अनदेखा नहीं कर सकता था, क्योंकि इन्होंने केवल उनके राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचे को भी खतरा पैदा कर दिया। ये लोग जो आए, जो उसके विपरीत जिनकी सोच थी, तो उन्होंने राजनीतिक ढांचे के अतिरिक्त जो सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचे को भी खतरा पैदा किया। इनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई उसका रूप मूलतः राष्ट्रवादी था। कैसा था? राष्ट्रवादी था। पूर्ण राष्ट्रवाद लोगों में पनप रहा था। उसमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी और संकीर्णता भी। धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा, जिसके व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे, जिसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया। इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बना। ये दरअसल राष्ट्रीय धर्म था। इसमें वे तमाम गहरी जातीय और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां प्रभावित हुईं जो आज हर जगह राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद हैं।
जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ था, उसके लिए भारत वह पुण्य भूमि थी जहां बुद्ध ने जन्म लिया, उपदेश दिया और वहीं उनका निर्वाण हुआ। पर बौद्ध धर्म मूल रूप में अंतर्राष्ट्रीय था, अंतर्राष्ट्रीय धर्म था। ये विश्व धर्म था, विश्व का धर्म था। जैसे जैसे उसका विकास और विस्तार हुआ, वैसे वैसे उसका यह रूप और विकसित होता गया। इसलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने। पुनर्जागरण का मतलब दोबारा जागरण करना, पुनः माने दोबारा से जागृत करना, राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करना। तो वो उनका काम था कि उन्होंने अपना ये काम बार बार किया। ये धर्म और दर्शन भारत के भीतरी धर्मों और जातीय तत्वों के प्रति तो सहनशील और उदार था, पर विदेशियों के प्रति उसकी उग्रता बराबर बढ़ती जाती थी। जो विदेशी शक्तियां थीं, जो विदेशी ताकत थी, विदेशी लोग जो थे, उनके प्रति उसकी उग्रता बढ़ती जाती थी और वह अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता था। ऐसा करने से उनमें जो राष्ट्रवादी चेतना पैदा हुई थी, वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल अख्तियार करने लगती थी। गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध, शक्तिशाली, अत्यंत सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था। फिर भी उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां विकसित हो गईं। इनके बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है? आप ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़े शासक थे समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा गया है। साहित्य और कला की दृष्टि से ये बहुत शानदार समय था। क्योंकि शानदार समय क्यों था कि उसके समय में साहित्य को और कला को बहुत अधिक मान्यता मिली, उसका खूब प्रचार और प्रसार हुआ और वो उसका बहुत ज्यादा समर्थक था। चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर 150 वर्ष तक गुप्त वंश ने उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया। इसके बाद लगभग 150 वर्ष तक उनके उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे और साम्राज्य सिकुड़कर लगातार छोटा होता चला गया। मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे। ये गोरे हूड़ कहलाते थे। जो लगातार मध्य एशिया से आए हुए जो आक्रमणकारी थे, जो अब भारत पर लगातार हमला कर रहे थे, इन्हें गोरे हूड़ कहा गया। ये गोरे हूड़ कहलाते थे, जिन्होंने मुल्क में बड़ी लूटमार की। अंततः यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण किया गया और उनके सरदार मेहरगुल को बंदी बना लिया गया। जो गोरे हूड़ थे, उनका सरदार था मेहरगुल, उसको बंदी बना लिया गया। लेकिन गुप्तों के जो वंशज थे, बालादित्य ने उनके प्रति उदारता का व्यवहार किया और उसे भारत से लौट जाने दिया। मेहरगुल ने इसके बदले लौटकर अपने मेहरबान पर कपटपूर्ण हमला कर दिया। बच्चों, ये देखिए हमारे भारत की उदारता का असर, हमारे भारत की उदारता का फल कि उन्होंने बालादित्य ने उनको तरस करके, दया करके, उदारता के पूर्वक व्यवहार करके उनको वापस जाने दिया, लौट जाने दिया। जबकि कोई भी ऐसा नहीं करता है कि जो हमारे साथ घात करे हम उसको दंड दें, पर उन्होंने लौट जाने दिया। और वो इतना दुष्ट निकला कि उसने, मेहरगुल ने, इसके बदले में लौटकर अपने मेहरबान, जिन्होंने उनको मेहरबानी की उन पर, यानी उनको तरस खा करके, उदारता प्रकट करके उसको वापस चला जाने दिया, उसी ने दोबारा से कपटपूर्ण छल से उन पर हमला कर दिया। ऐसे था ये मेहरगुल।
दुष्ट तो दुष्ट ही होता है। तो उत्तर भारत में हूणों का शासन बहुत थोड़े समय रहा, लगभग आधी शताब्दी। उनमें से बहुत से लोग देश में छोटे छोटे सरदारों के रूप में यहां रह गए। बहुत से छोटे छोटे सरदारों के रूप में रह गए। वे कभी कभी परेशानी पैदा करते थे और कभी जन समुदाय के सागर में जज्ब होते जाते थे, है ना। तो अब कुछ उनके बस में रहा नहीं, तो फिर मजबूरन उनको क्या करना है, जन समुदाय के सागर में भारत के उस संस्कृति में जज्ब होते गए, मिलते गए। क्या करें, जिनमें से कुछ सरदार 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए। उनका दमन करके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत बड़ी शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वे कट्टर बौद्ध थे। जो हर्षवर्धन थे वो भी बौद्ध समर्थक थे, बौद्ध संप्रदाय से जुड़े हुए थे, कट्टर थे। उनका महायान संप्रदाय अनेक रूपों में हिंदूवाद से मिलता जुलता था। महायान के जो बौद्ध धर्म में से 2 संप्रदाय बने थे, हीनयान, महायान, तो वो महायान संप्रदाय के समर्थक थे और अनेक रूपों में हिंदूवाद से उनका वो मिलता था। उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया अपने राज्य में। उन्हीं के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन त्सोंग ब्रैकेट में या युआन चुआन आप कह सकते हैं, भारत आया था। उन्हीं के समय में आया था। 629 ईस्वी में हर्षवर्धन कवि और नाटककार था। उसने अपने दरबार में बहुत से कलाकारों और कवियों को इकट्ठा किया और अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया। हर्ष की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। ये लगभग वो समय था जब अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा रहा था। इस्लाम धर्म के लोग जब वो है, उसके समय में वो टाइम था जब अरब के रेगिस्तानों से होकर के अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा रहा था, यानी वो अपनी शक्ति और ताकत को बढ़ा रहा था। दक्षिण भारत की ओर चलते देखे हमारा दक्षिण भारत कैसा था। इस समय में क्या हुआ कि दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य के सिमटकर अंत हो जाने के 1000 साल से भी ज्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फूले फले, है ना, खूब बढ़ावा मिला। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। बारीक दस्तकारी माने छोटी छोटी, जो बहुत घनी दस्तकारी कह सकते हैं उसको, वो हाथों से बनाई चीजें, और समुद्री व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था दक्षिण भारत। उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी। और उत्तरी भारत पर बार बार होने वाले हमलों का, ऊपर रह गया है, सॉरी, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा बच्चों। इनके जहाज दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे। वहां यूनानियों की बस्तियां थीं और रोमन सिक्के भी वहां पाए गए। उत्तरी भारत पर बार बार होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण पर नहीं पड़ा। इसका परोक्ष प्रभाव ये जरूर पड़ा कि बहुत से लोग उत्तर से दक्षिण में जाकर बस गए। इन लोगों में रोजगार, शिल्पी और कारीगर भी शामिल थे। राजगीर, शिल्पी और कारीगर भी शामिल थे। इस प्रकार दक्षिण पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया है। प्राचीन कह सकते हैं, प्राचीन कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया।
था, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के शिल्पी भी थे, कारीगर भी थे, राजगीर भी थे, सभी अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। उन्हीं की वजह से ये सब इतना प्रसिद्ध हो गया। और उत्तर उन नई धाराओं से अधिक प्रभावित हुआ जो आक्रमणकारी अपने साथ लाते थे। अगला वाला देखें, शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके। शांतिपूर्ण विकास यानी इन लोगों ने शांतिपूर्ण विकास भी किया, अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में विकास भी खूब किया, और आवश्यकता पड़ी तो युद्ध के नए नए तरीके भी अपनाए और उसका भी सामना किया। बार बार हमलों और एक के बाद दूसरे साम्राज्य की स्थापना का जो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, उसके बीच देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर रहे हैं। मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा भी राज्य ऐसे हैं जो 2-2, 300 वर्षों तक कायम रहे। थोड़े बहुत नहीं, 200, 300 वर्ष तक बने रहे और राज्य करते रहे। इनमें लगभग सभी राजवंश देशी थे। देशी का मतलब अपने देश के जो थे वो करते रहे। कुषाणों जैसे लोगों ने भी, जो उत्तरी सीमा पार से आए थे, जल्दी अपने आप को इस देश की और सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप ढाल लिया था। आपने देखा कि उन्होंने भारतीयकरण कर लिया और वो संरक्षक भी बन गए थे, भारतीय संस्कृति के संरक्षक भी हो गए थे कुषाण। इसलिए उन्होंने यहां पर आकर के बहुत प्रगति की, बाहर से आने के बाद भी। तो आज जब कभी दो राज्यों के बीच युद्ध या कोई आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होता था, तो आम जनता की जीवनचर्या में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। जनता से उसका कोई मतलब नहीं, जनता अपना काम जो कहते हो करती थी, उसको बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। इस इतिहास के व्यापक सर्वेक्षण से इस बात का संकेत मिलता है कि यहाँ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर यूरोप की तुलना में कहीं अधिक हैं। यूरोप में भी ये सब कुछ है, परंतु अपने यहाँ ये अधिक है, यहाँ ज्यादा ध्यान रखा गया। तो ये धारणा भ्रामक है कि अंग्रेजी राज ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की। लोगों का कहना है, मानना कि अंग्रेजी राज के समय पर भारत में जो है वो शांति व्यवस्था अधिक थी। अलबत्ता ये सही है कि जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ, उस समय देश अवनति की पराकाष्ठा पर था। अंग्रेजी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। वास्तव में यही कारण था कि वह राज यहां कायम हो सका। प्रगति बनाम सुरक्षा। प्रगति का मतलब आप जानते हैं, उन्नति है ना। प्रगति माने उन्नति और उसकी सुरक्षा। भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया, उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। इस दृष्टि से वह उन तमाम सभ्यताओं से कहीं अधिक सफल रही जिसका उदय पश्चिम में हुआ था। वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों पर आधारित सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की। हमारे देश में आपको पता, प्रारंभ से वर्ण व्यवस्था रही है ना, और संयुक्त परिवार हमेशा से रहे हैं। तो इन दो चीजों ने सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में बहुत सहयोग प्रदान किया। ये व्यवस्था अच्छे बुरे के भेद को मिटाकर सबको एक स्तर पर ले आती है और इस तरह व्यक्तिवाद और भूमिका इसमें बहुत कम रह जाती है। ये दिलचस्प बात है कि जहां भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी हैं और उसकी लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर है, वहां भारत का सामाजिक ढांचा सामुदायिक था और उसमें सामाजिक और सामुदायिक
रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। इस सारी पाबंदी के बावजूद पूरे समुदाय को लेकर बहुत लचीलापन भी था। पाबंदी थी, पाबंदी के साथ साथ समुदाय को लेकर के लचीलापन माने थोड़ा ढीलापन भी था। ऐसा कोई कानून या सामाजिक नियम नहीं था जिसे रीति रिवाज से बदला जा सके। रीति रिवाज के अनुसार उसको नहीं बदला जा सकता। कड़ाई से पालन भी था और ढील भी थी, पर उसमें बदलाव नहीं था। ये भी संभव था कि नए समुदाय अपने अलग अलग रीति रिवाजों, विश्वासों और जीवन व्यवहार को बनाए रखकर बड़े सामाजिक संगठन के अंग बने रहे। इसी लचीलेपन ने विदेशी तत्वों को आत्मसात करने में सहायता की। समन्वय केवल भारत में बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ नहीं किया गया, बल्कि व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। इस सामान्य संस्कृति पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया और इस पर विविधता के बावजूद एकता की मोहर लगाई। राजनीतिक ढांचे के मूल में स्वशासी ग्राम व्यवस्था थी। राजा आते जाते रहे, पर यह व्यवस्था नींव की तरह कायम रही। भारत से आने वाले नए लोग इस ढांचे में सिर्फ सतही हलचल पैदा कर पाते थे। राज सत्ता चाहे देखने में कितनी निरंकुश लगती हो, रीति रिवाज और वैधानिक बंधनों से कुछ इस तरह नियंत्रित रहती थी कि कोई शासक ग्राम समुदाय के सामान्य और विशेषाधिकारों में आसानी से दखल नहीं दे सकता था। इन प्रचलित अधिकारों के तहत समुदाय और व्यक्तित्व दोनों की स्वतंत्रता एक हद तक सुरक्षित रहती थी। यही प्रगति बनाम सुरक्षा है। तो ऐसा लगता है कि ऐसे हर तत्व ने जो बाहर से भारत में आया और जिसे भारत ने जज्ब कर लिया, अपने आप में मिला लिया, भारत को कुछ दिया और उससे बहुत कुछ लिया, सीखा भी। जहां वह अलग थलग रहा, वहां वह अंततः नष्ट हो गया और कभी कभी इस प्रक्रिया में उसने खुद को या भारत को नुकसान पहुंचाया। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा कि ये आपके यहाँ तक समाप्त हो गया है। आइए, इतने जो आपने पढ़ा यहाँ से युगों के दौर में अध्याय 4 के अंतर्गत गुप्त शासन में राष्ट्रीयता या साम्राज्यवाद से लेकर के शांतिपूर्ण यानी दक्षिण भारत, शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके तथा प्रगति बनाम सुरक्षा तक, इतने आपने जो पढ़ा, इसी के से संबंधित कुछ प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। आइए उन पर चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, क्योंकि ये आपका जो है, आप जैसा देख रहे हैं ब्लू कलर में, युगों के दौर से अरब और मंगोल तक कई इस तरह के चैप्टर आपके इसमें अध्याय 4 के अंतर्गत आ रहे हैं और ये एक 5वें का है। अरब और मंगोल तक एक चैप्टर इसका और अधिक है, चैप्टर 4 के बाद में। तो इसको हमने इतनी चीजों को आपकी वीडियो के अंतर्गत 3 वीडियो हमने बनाई हैं भारत की खोज की और उनको पार्ट में विभक्त कर दिया। पार्ट 1 जैसा आप देख रहे हैं, गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और समाजवाद से प्रगति बनाम सुरक्षा तक, जहां तक आपने पढ़ा, यहां तक आपको जो जितने भी प्रश्न इसमें हैं वो बनाए गए हैं, वो आपको सभी उसके दिखाए जा रहे हैं। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, मेनांडर किस राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ? एक शब्द में या 2 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। राजा मिलिंद, आपने पढ़ा था, है ना? राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो घोर बौद्ध धर्म को अपनाया जिसने। और भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेस नगर में ग्रेनाइट पत्थर की लाट किस नाम से प्रसिद्ध है? हेलियोदो स्तंभ।
प्रश्न संख्या 3 बच्चों देखें, कुषाण काल में बौद्ध धर्म किन दो संप्रदायों में बंट गया? महायान और हीनयान। प्रश्न संख्या 4 भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को। और 5वां प्रश्न, हूड़ सरदार मेहरगुल को भारत से किसने लौट जाने दिया? कौन थे वो? बालादित्य। और 6ठा प्रश्न है, हर्षवर्धन कहाँ का राजा था? कन्नौज का। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? 648 ईस्वी में। दक्षिण भारत का आपका छोटा सा था, इसलिए उसमें से एक ही प्रश्न हमने निकाला है। दक्षिण भारत की गिनती कौन सी ताकतों में होती थी? दिया था कि उसमें बारीक दस्तकारी में, और विशेष तौर से जो हमारा दक्षिण भारत प्रसिद्ध था उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी। और शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके में भी एक ही प्रश्न, क्योंकि छोटा सा था। तो जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ उस समय देश किसकी पराकाष्ठा पर था? अवनति की पराकाष्ठा पर था। प्रगति बनाम सुरक्षा के 2 प्रश्न देखें। आपका 11 प्रश्न इसमें आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 10, लचीलेपन ने विदेशी तत्वों को क्या करने में सहायता की? आत्मसात करने में सहायता की। राजनीतिक ढांचे के मूल में कौन सी व्यवस्था थी? स्वशासी ग्राम व्यवस्था थी। तो इस प्रकार से बच्चों आपने ये प्रश्न उत्तर भी देखे इससे संबंधित। इसके आगे की वीडियो में हम आपसे पार्ट 2 में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।